सैमा भी बहन की शादी के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शरीन साथ आई थी। कहने लगी हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सुतेली अम्मी थी। इनसे पूछा गया हम बशरी को ले जाएं क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूँ मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर इनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े साने का सबब बन जाती है और ज़िंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ हैं। सर कुचाने की फुर्सत ना थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्रर पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गई। मैं भी शौक़े दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था। सैमा का कज़न था और वो आगे आगे था। मेरी निगाह बार बार इसकी तरफ उठती थी। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़र भी मुझे तलाश करने लगी। अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आए तो दिल अजीब एहसास से भरा था। बार बार रह रह कर मुनीर की सूरत निगाहों में बढ़ती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी है काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊँ तो सजदा शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया और मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ, इसने सवाल किया। मेरी फर्स्ट ईयर में और आप, मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा, कभी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेंगी, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। मेरे लबों से भी बेख्तियार ही ये कलमात निकल गए, कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था क्योंकि मुनीर कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक ही हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सुतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने की मुतरादफ था। होता ये कि अम्मी अबू मेरा कॉलेज जाना बंद कर देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तब भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे मुबादला लेने के देने ना पड़ जाए। तहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था। बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था कि अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खा कर मर जाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले इसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। इन दिनों जबकि मेरे 3rd ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गाँव से आए थे। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई, नाश्ते में भी ना किया और कॉलेज जाते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड पर मुश्किल पड़े, 3रा पीरियड खाली था। इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आगे मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल इसने ये किया कि बशरी क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है। वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है, तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया। कहने लगा अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे। जैसे भी हो मैं इनको राज़ी कर लूँगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे, लेकिन इन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़ुबान दी है वो इनके बचपन के दोस्त भी हैं। लिहाजा वालिद साहब ने नहीं मानेंगे। अम्मी सकी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती है। तुम क्या सोचती हो। इसने सोचा अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए
तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, फिर कभी भी मैं तुम्हारे राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊँगी, लेकिन तुम्हारे साथ किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं है। मैंने रोते हुए कतियत से कहा, फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैराबाद कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ देने निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दूंगी। तुम जब कहोगे मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूँगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच कर, क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूँगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गमगीन नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है किसी तुम के साथ सिक कर जीने से बेहतर है कि तुम्हारे साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातर। वो कायल ना भी था तो मैंने इसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारे घर के पिछली गली में आ जाऊँगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मेरे कपड़े तब्दील करूं और बैग से थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सब ही सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आस्ता आस्ता सारे काम किए कि खटकार ना हो और ना किसी की आंख खुले। मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटकार ना हो जाए। घर का पिछला दरवाज़ा जो अकबी की तरफ खुलता था, इसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मनीरी एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था। इसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली के नुक्कड़ पर पहुंचे जहां इसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा और हम बाहिफाजत महल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर ले। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफजदा भी थे। यहाँ पर सुकून का माहौल मिला। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक बेखबर सोते हैं। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। कहाँ थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है, इसके पास जाता हूँ। इससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊंगा और निकाह होगा। गाँव का इंतज़ाम भी शायद वही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें राइश का सोचना है। निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सकेंगे। कोई मकान किराए पर तलाश करना होगा। अभी 4th ईयर के पर्चे देने हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं वो हमको तलाश करेंगे। इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्कर होकर कहा, हाँ ये ज़्यादा संगीन मसला है। मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है। यकीनन इनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। इस वक्त आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। माशरती अकायद को मुश्किलात ज़हन में ही नहीं आए थे और ये हकीकी अफरियत मुंह फाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ, कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ, देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे के अंदर से ला कर लेना जब तक कि मैं ना आऊँ। दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊंगा, घबराना नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं इसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, इसको ऑन किया और दिल
बुलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया, बताया क्या सबमिट किया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा, फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलम बंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम होगी, मुनीर ना लौटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टीवी ऑन किया तो एक होनहार खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए, बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया क्योंकि मुनीर भी तो इधर गया हुआ था। शाम से रात होगी वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजरी। पल भर को आंख न लगी। शब भर मुनीर की खैर सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया। बेरे ने एक बार दरवाज़ा बजाया, मैंने ना खोला और ना जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहब शदीद ज़ख्मी थे। खुदकश धमाके में इनकी टांग उड़ गई थी। अस्पताल में इनके होश नहीं आ सका, वो चल बसे हैं और इनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप इनके घर वालों को पता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि इनको मेरा मत बताइएगा क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से सानिया की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो, जहाँ को पहुँचाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। अलबत्ता सामान आप साथ नहीं ले जा सकते, ये हमें मुनीर साहब के वर्षों के हवाले करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोच कर बताती हूँ। मैनेजर पर मुझे एतबार ना था। यकीन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसल्ली दे रहा था। तभी मैंने अपनी दांस में चालाकी से काम लिया और बहरे को बुलाकर 2000 रुपये दिए और कहा, तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह मैनेजर को खबर ना हो। बेरे ने कहा 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा किसी को कानो कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी, घर वालों से खौफजदा थी और कुछ ना सोचा। ऊपर से पुलिस का डर था। मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा था कि चंद लम्हों बाद मैं गिरफ्तार में आ जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जाँ बाग को ना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सान्या था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग आना जुर्म के गिरफ्त में आ जाता। बस मैंने 5000 बहरे को दिए। इसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने देखा वहाँ टैक्सी खड़ी थी। बहरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाना, मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगा, फिर तुम जहाँ कहोगी तुमको पहुँचा दूँगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था, सिर्फ एक बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिए। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बहरे के घर के दरवाजे पर उतारा। शायद वो किसी को जानता था। बहरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अयाशी के लिए आकर ठहरते थे, ये इनकी गलत किस्म की तफरी में करने का ज़रिया था, लिहाजा इसका राब्ता इस बाजार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया। इसके घर में ख़वातीन नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही इसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर दूसरे कमरे में गुफ्तगू की। फिर बोला, बशरी बीबी ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम इनके घर चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है।